गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं एंटायर मॉड्यूल 1 से 4 तक कवर करने वाली हूँ। ये एक रिवीजन है। इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बट आई विल टच ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, सो वॉच टिल एंड। Module 1, that is chapter 1, globalization and Indian society. So here main three topics are there: liberalization, privatization and globalization. Liberalization, liberal का मतलब होता है थोड़ी सी फ्रीडम देना। तो हम फ्रीडम कब दे पाएंगे? जब हम एक्सेस कंट्रोल हटा देंगे तो ही सामने वाले को फ्रीडम मिल सकती है। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू फ्रीडम टू बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट के एक्सेस कंट्रोल से अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस को फ्रीडम मिल रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। Then it includes major elements like de-licensing of industries. पहले जो है हर एक इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कंपलसरी था कि आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो ही जो है आपको परमिशन है, आप जो है अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकते हो। बट इसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को रखा गया कि नहीं, हाँ इनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है एंड बाकी सब जो है बिना लाइसेंस ऑब्टेन किए भी वो अपने एंटरप्राइज को चला सकते हैं। तो ये 6 इंडस्ट्रीज थी उस समय, लाइक एल्कोहल, सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डिफेंस प्रोडक्ट, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एंड हजार्डस केमिकल्स। तो जिसकी वजह से भी किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है या हार्म पहुंच सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी रखा। देन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआईज को प्रमोट किया कि हाँ फॉरेनर्स भी अब आकर के हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी कंट्री के फर्म्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स। सो यहाँ पर जो है अभी फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में लाने की बात की गई कि हाँ अब जो है हम कैपिटल गुड्स जैसे हैवी मशीनरी वगैरह है उनको भी हम इंपोर्ट कर सकते थे। देन लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस। तो अभी जो है इंडस्ट्रीज के लिए ये बोला गया कि 25 किलोमीटर्स अवे सिटी से आप कहीं पे भी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। देन लिबरल टैक्सेशन, टैक्सेशन की पॉलिसीज भी थोड़ी लिबरलाइज की। एंड ये कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई आफ्टर लिबरलाइजेशन: नवरत्नास, महानवरत्नास एंड मिनी रत्नास. So companies such as BP, HP, MTNL, Shipping Corporation India and others. Next topic is privatization. It implies reduction in role of public sector and increase in role of private sectors. इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो जिनका पूरा पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता था, वहां पर अभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी एंटर कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी एंटर कर सकती हैं। तो ये दो तरीके से होता है। पहले है डी रिजर्वेशन। तो पहले पब्लिक सेक्टर ने रिजर्व करके रखा था ये सारे फील्ड्स में आप एंटर नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर को मना करके रखा था दैट यू विल नॉट एंटर इनटू दीज फील्ड्स। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर प्राइवेटाइजेशन व्हाट हैपेंड, फ्रॉम 17 to 8 sectors were left where private enterprises cannot enter, but in today's scenario only there are 3 sectors where private sectors cannot enter, but slowly and gradually here also private sectors are entering. So these 3 sectors are railways, atomic energy and specified minerals. Secondly, through disinvestment. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विथड्रॉ कर लेना। तो अभी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है अपने ही एंटरप्राइज से अगर पैसे विथड्रॉ कर ले रही है तो वो किसी ना किसी को बेचेगी। अब ये खरीद कौन रहा है? ये खरीद रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस उसको खरीद रहे हैं तो अभी ओनरशिप में जो है उनका भी हिस्सा हो जा रहा है। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ किया एंड वहां पर जो है प्राइवेट सेक्टर्स को आने के लिए परमिशन दी। और एक सीधी सी बात याद रखो, अगर 51% शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स किसी के पास हैं तो वो ही ओनर होता है। तो अगर 51% शेयर्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चले गए तो प्राइवेट सेक्टर वो बन जाएगी इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन, मींस इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड बना है ग्लोब से। ग्लोब मींस हमारा पूरा अर्थ। सो आवर अर्थ इज अ ग्लोब. So here we are opening the boundaries of a country, of our economy,
to integrate with the world's economy. So main elements are, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 कि फॉरेन में हम किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, खरीदेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है. तो ये एक्ट बहुत बड़ा है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. बस आप इतना ध्यान रखो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज देयर एंड यू हैव टू रिमेंबर द ईयर 1999 एंड इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सेकेंडली, रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी. तो अभी जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है. तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करने की नहीं सोचते, बट जब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई तो हम इंपोर्ट करना शुरू किए. हैवी गुड्स जो हैं, जो मशीनरीज वगैरह हैं, जो कैपिटल गुड्स हैं, उनको हमने इंपोर्ट करना शुरू किया. तो जब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई तो हमने इंपोर्ट शुरू किया. ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया. देन लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते थे. एंड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अग्रीमेंट साइन किए, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गेट्स एंड एओए. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजेस इन एग्रेरियन सेक्टर. तो अभी जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारे चेंजेस आए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में. चेंजेस इन फूड बास्केट, तो फूड के चॉइसेस लोगों के चेंज होने लगे. देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम चेंज हुआ, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, शेयर इन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को वहां पर उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला, कल्टीवेशन बढ़ा, एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर बढ़ा, एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी मार्केट में आए. There are many positive impact as well as negative impact of globalization. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि हमें जो है कस्टम ड्यूटीज में रिडक्शन मिला, फेमा एक्ट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए. बट नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी कंट्री पर इस तरीके से पड़ा कि जो डोमेस्टिक कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उनको अभी फॉरेन मार्केट से compete करना पड़ रहा था. तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हुई डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक कंपनीज में. देन प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अभी जो है फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते थे और वो अर्न करके चले जाते थे. देन प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, लोग जो है बहुत ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बनने लगी इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन. तो इधर आप देखो कि हमारी कंट्री में बहुत सारे आउटसोर्सिंग सेंटर्स हैं, लाइक बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोलकाता, कोची, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद. देन इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. तो आप देखो आईटी के पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इधर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. दैट इज ग्लोबलाइजेशन में हेल्प होता है. हम जो है अभी फटाफट फॉरेन कंट्रीज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम स्काइप के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. देन कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो अचीव हुई. अभी हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पेपरलेस की बात करते हैं. देन ब्रिजिंग कल्चरल टाइम, अभी जो है हम अलग अलग कल्चर्स को देख सकते हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें मैनेज भी कर सकते हैं. लाइक इंडिया में बैठ करके आप फॉरेन में भी बिजनेस कर सकते हो, तो ग्लोबल टाइम के अकॉर्डिंगली सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो. 24/7 ऑपरेशनल होती हैं अभी चीजें. कोई भी कंपनी उसमें जो है आधे लोग दिन में काम करते हैं, आधे लोग रात में काम करते हैं, तो वो 24/7 ही ऑपरेट हो रही है. देन एम्प्लॉयमेंट, एंड इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है. That was all for module 1. Starting with module 2, human rights. Here one definition of human rights is there. This definition is given by Harold Lasky. He said human rights are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. अगर ये राइट्स हमसे छीन लिए जाए तो हम अपना बेस्ट नहीं जी पाएंगे एंड हम जो है वो बेस्ट अचीव नहीं कर सकते. Then these are few characteristics like universal application, purpose, condition of social life, minimal rights, support human development derived from natural law, independent of state. So you can go through this later on. Next topic is the Universal Declaration of Human Rights. So I have not mentioned all the articles, just I have mentioned only 7 articles. Rest you can go through from your textbook. Starting with Article 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and concise and should act towards one another in a spirit of brotherhood. तो एक brotherhood वाली feeling के साथ जीना है एंड अपनी डिग्निटी के साथ राइट्स के साथ जीना है. हम फ्री बॉर्न हुए हैं, हमारे पास इक्वल डिग्निटी है, इक्वल राइट्स हैं, तो हमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है. आर्टिकल 2 ये बोलता है एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स and freedoms set forth in the Declaration without distinction of any kind, such as race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. तो ये सब conditions हैं, इन सब के बेसिस पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में. देन आर्टिकल 3 ये बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, liberty and security of person. Next article is Article 4. No one shall be held in slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. तो किसी को भी आप नौकर बना करके या बंधुआ मजदूर बॉन्डेड लेबर यू कैन से आप इस तरीके से नहीं रख सकते. सबको फ्रीडम है अपनी लाइफ जीने का. देन आर्टिकल 5 ये बोलता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और गो क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट. तो किसी को भी टॉर्चर नहीं करना है, क्रूएलिटी के साथ किसी से बिहेव नहीं करना है, इनह्यूमन एक्ट नहीं करना है, या फिर बहुत बुरी बहुत कड़ी सजा किसी को हम नहीं दे सकते. देन आर्टिकल 6 ये बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ. तो हम कानून की नजर में किधर भी खुद के राइट्स को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, रिकॉग्नाइज करवाने के लिए हम जा सकते हैं. देन आर्टिकल 7 ये बोलता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड without any discrimination to equal protection of the law. So we all are equal before the law. कानून को अगर सबूत मिलेगा तो वो निष्पक्ष होकर के, वो वन साइडेड नहीं, वो जो है सोच समझ करके सबूत के बेसिस पर वो डिसाइड करेगा. एंड हमारे पास सबके पास इक्वल राइट है कि हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं एंड अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. The next point, next topic, you can just go through it by your own. I'm just reading it out. Significance and characteristics of fundamental rights. So preservation of human dignity, enforcement of rights, protection against violation of human rights, applicability, enforceable against individuals, amendment to rights, suspension of rights. Then there are few classification of rights such as right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. This module is understanding stress and conflict. So first topic is socialization. अब ये जो टर्म है ये बना है सोसाइटी, सोशल से. एक सीधी सी बात समझो, वो माहौल जिससे हम कुछ भी सीखते हैं, जो भी हमारे आसपास चीजें चल रही हैं, हम हमेशा उसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. चाहे हम अपनी फैमिली के साथ हो, कॉलेज में हो, या फ्रेंड जोन में हो, या किसी एक रिलीजियस ग्रुप में हो, तो किधर भी अगर हम हैं तो वहां से हम कुछ सीखते हैं. उसकी वजह से हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स और बिहेवियर में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं. तो अभी आप डेफिनेशन देख लो. Socialization is the process through which individuals learn and internalize the values, beliefs, norms, and behavior of their culture or society. Then there are few agents of socialization, जिनके साथ हम सुबह शाम उठते बैठते हैं, जिनसे हम कुछ चीजें सीखते हैं, वो सब आपके agents of socialization होंगे. Then first is family, teachers, peer influence, मतलब जो लोग आपके साथ में रह रहे हैं उनका भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा. देन मास मीडिया, तो ये न्यूज चैनल, रिपोर्टर्स, ये लोग. देन नेबरहुड इन्वायरमेंट, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है आप वो देखते हो, उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है. देन कौन सा आप रिलीजन फॉलो करते हो, कौन से वर्क प्लेस पर आप काम करते हो, आपकी कौन सी सोशल ग्रुप है, तो ये सब कौन है? ये सब है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन.
अब ये सोशलाइजेशन का रोल क्या है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, वो देख लेते हैं। हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, देन वैल्यूज रिफ्लेक्ट कैरेक्टर, देन वैल्यूज इंप्रूव सोशल रिलेशन। तो जो वैल्यूज हैं वो हमारे जो वैल्यूज है वो हमारे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करते हैं। हमारी वैल्यूज के वजह से लव, पीस एंड हैप्पीनेस जनरेट होती है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, रीजनल कोऑपरेशन, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सारे रीजंस हैं, इसमें से आप कुछ भी आप 5-6 पॉइंट्स पढ़ लो एंड पॉइंट्स तो एक बार सारे ही रीड कर लेना, सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई और पॉइंट भी समझ में आता है कि लोगों के साथ रह करके किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी पॉइंट्स आप इधर इंक्लूड कर सकते हैं। टॉपिक इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। स्ट्रेस कैन बी फिजिकल, chemical, or even emotional influence that causes bodily or mental tension and anxious feelings। तो स्ट्रेस जो है वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इवन इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, जो हमारी बॉडी को, माइंड को और हमारी फीलिंग्स को इम्पैक्ट करे। देन ये कुछ टाइप्स हैं स्ट्रेस के। फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रेस, जो हमारी बॉडी के ऊपर होता है। लाइक अगर हम अच्छे से सोते नहीं हैं या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है, तो ये आपका फिजिकल स्ट्रेस हो गया। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो ये माइंड से रिलेटेड होता है, मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो जो प्रेशर होते हैं, वरीज हैं, चैलेंजेस हैं, इनकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। एग्जाम्पल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स और फैमिली इश्यूज। देन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, तो जो आसपास की सराउंडिंग है उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सर दर्द कर रहा है तो उस समय अगर बहुत हाई वॉल्यूम पे डीजे बज रहा है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। देन सोशल स्ट्रेस, तो अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, सही से आपसे बिहेव नहीं कर रहा है, तो जिस सोसाइटी में आप हो, अगर वर्क प्लेस पर हो, वहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो इसका भी स्ट्रेस आपको हो सकता है। Moving to the next topic, causes of stress. So first one is organizational stressor. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके किन किन वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। फर्स्ट वन इज रोल एम्बिगिटी, अगर आपको आपका काम ही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस होएगा। देन रोल कॉन्फ्लिक्ट, आप करना कुछ और चाहते थे लेकिन आप किसी और फील्ड में आ गए जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी आपको स्ट्रेस होगा कि नहीं मुझे तो ये काम ही पसंद नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करना चाहता, इस वजह से। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अगर जो है स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको जो है बार बार बहुत लंबे लेंदी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है किसी भी एक चीज के लिए, तो आपको इरिटेशन होती है एंड उससे स्ट्रेस भी होता है। देन वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छे नहीं है, मान लो आप बैठे हो काम करने और बार बार लाइट चली जा रही है, फैन सही से नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है, एसी ऑन नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ वर्किंग कंडीशंस है। देन रोटेटिंग शिफ्ट, आप जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में हो फिर आपको इवनिंग शिफ्ट में बुला दिया, कभी नाइट शिफ्ट में बुला दिया, तो इसके वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो स्ट्रेस हो सकता है। देन अगर ओवरलोड है तो भी प्रॉब्लम है, अंडरलोड है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अंडरलोड होएगा तो खाली बैठोगे और खाली बैठोगे तो आप किसी और चीज में खुद को इंडल्ज करोगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, अगर जो है आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे, आप आपको सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हैं कि तुम चुपचाप ये काम करो एंड आपके ओपिनियन नहीं ले रहे, तो भी आपको स्ट्रेस होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ग्रुप स्ट्रेसर्स, तो ग्रुप में रह करके भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। लाइक लैक ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस, आप ग्रुप में हो लेकिन उसमें अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लोग सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं, नाम के लिए वो ग्रुप में है लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। देन इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, तो अभी जो है लोगों से आपका झगड़ा हो रहा है, ग्रुप में आपका झगड़ा हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से स्ट्रेसर है, आपको इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। देन इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स, तो दो टाइप के पर्सन होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो बहुत सोचते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं, एंड टाइप बी जिनको कोई भी जल्दी नहीं होती है, काम जब होगा होते रहेगा। तो टाइप ए जो है
वो बहुत गिल्ट फील करते हैं अगर वो रिलैक्स कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं एंड उनके हाई स्टैंडर्ड्स वो सेट करते हैं, हाई गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। देन टाइप बी, वो कभी भी हरी में नहीं रहते, वो रिलैक्स करते रहते हैं, टाइम वेस्ट होने देते हैं, वो इम्पेशेंट नहीं होते, उनके पास बहुत पेशेंस होता है कि हाँ जब होगा काम तब होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज लाइफ चेंजेस, अगर लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो पॉजिटिव नहीं है तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। देन करियर में चेंजेस आ रहे हैं जो आप फ्रीक्वेंटली अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो स्ट्रेस हो सकता है। किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो भी आपको वो स्ट्रेस के फॉर्म में दिख सकता है। देन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, फर्स्ट इज सिविक एम्यूनिटीज, अगर आपको प्रॉपर बेसिक हाइजीन, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं मिल रही है तो स्ट्रेस हो सकता है। देन कास्ट एंड रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशियो पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर, सो इन सारी रीजंस की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अग्रेशन एंड वायलेंस। तो अग्रेशन ही अगर बहुत बड़ा रूप ले ले तो वो वायलेंस बन जाता है। सो अग्रेशन इज बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। तो किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हार्म पहुंचाना इज अग्रेशन। खुद को भी बहुत बार लोग अग्रेशन में हार्म पहुंचाते हैं, तो किसी को भी, खुद को या किसी और को हार्म पहुंचाना इज अग्रेशन। लेकिन अगर ये अग्रेशन ही फिजिकल फोर्स, पावर, थ्रेटनिंग एंड doing something against oneself or someone else or a group or a community, then it becomes violence. तो अग्रेशन एक छोटा फॉर्म है, वायलेंस उसी का बड़ा फॉर्म है, जिसमें आप इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो ये जो है आपका वायलेंस होता है। देन टाइप्स ऑफ अग्रेशन एंड वायलेंस, फिजिकल एंड वर्बल। आप फिजिकली किसी को हर्ट कर रहे हो, हिटिंग, पंचिंग, किकिंग, स्लैपिंग, तो ये आपका फिजिकल है। देन वर्बल इज आप अपने लैंग्वेज या वर्ड्स को यूज करके किसी को अटैक कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो या थ्रेटन कर रहे हो, तो ये आपका वर्बल है। एग्जाम्पल, इंसल्ट, नेम कॉलिंग और रिडिक्यूल, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। देन देयर आर वेरियस कॉजेस लाइक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, frustration, observation, cognitive factors, provocation, expectation of reward, communalism, casteism, regionalism, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अग्रेशन या वायलेंस हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, लोगों को ये फीलिंग आती है कि नहीं मुझे झगड़ा करना ही है, इसने गलत किया तो इसको मारना ही है, तो ये गलत है, तो इसकी वजह से अग्रेशन या वायलेंस होता है। देन आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो उसमें गुस्से में आपके मुंह से कुछ भी निकलता है। देन ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो चीज हम कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत बार वो हमारे हैबिट में भी आ जाती है। सो सिमिलरली यू कैन गो थ्रू रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है। ये होता क्यों है? ये किसी भी एक डिसएग्रीमेंट की वजह से होता है। आपको कोई गोल अचीव करना था एंड वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप, वहां पर हो सकता है आप खुद की वजह से नहीं कर पा रहे, या किसी और के साथ आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, किसी ग्रुप के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या एक ग्रुप का किसी दूसरी ग्रुप के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हम कोई भी अपना पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं कर पाते। There are few types of conflict. First is intrapersonal, then interpersonal, intragroup and intergroup. Intra का मतलब समझो खुद से, with oneself. इंटर मतलब दो के बीच में। अगर मैं इंट्रापर्सनल बोल रही हूँ मतलब खुद के साथ, इंडिविजुअल के साथ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड में कुछ और चल रहा है, आप उसको कर नहीं पा रहे हो। हम बहुत बार कुछ सोचते हैं लेकिन हमारा खुद के साथ ही डिसएग्रीमेंट होता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो इसको हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दो लोगों के बीच में, मान लो ए और बी बात कर रहे हैं एंड वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, तो इसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल। देन इंट्रा ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज डिपार्टमेंट है, वो ही किसी कंक्लूजन पर नहीं आ रहा है, वो ही आपस में डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये इंट्रा ग्रुप हो गया। एंड अगर परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट कर रहा है, तो वो हो गया इंटर ग्रुप। तो दो अलग अलग ग्रुप्स हो गई। देन देयर आर फ्यू कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन
के काम करने के पैटर्न में कोई चेंज आया, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज हैं, आपके कुछ और है, सामने वाले के कुछ और वैल्यूज हैं, पर्सनालिटी क्लैश कर रही है, आप एक्स टाइप एक्स हो, सामने वाला टाइप वाई है सपोज। देन थ्रेट टू स्टेटस, आपके स्टेटस को अगर कुछ नुकसान पहुंच रहा है या आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन परसेप्शन, किसी भी चीज को समझना, अब्सॉर्ब करना, अगर उसमें डिफरेंस है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कंपटीशन है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर आपको मल्टीपल रोल्स प्ले करने हैं, एक साथ बहुत सारे काम करने हैं, अलग अलग तरीके के प्रोफाइल को आपको निभाना है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड अगर ट्रस्ट नहीं है किसी पर तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। These are few measures to resolve stress and conflict. First is communication. तो open, honest and respectful communication रखो तो stress या conflict नहीं होगा. Then कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है तो कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ कॉमन ग्राउंड्स फाइंड आउट करो ताकि रिजोल्व हो सके। देन माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन करो, योगा करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, जिसके वजह से आपका माइंड काम रहेगा। एंड जो है अगर माइंड काम रहेगा तो आप स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ोगे। देन टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइमली सारा काम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप टाइम से काम कंप्लीट नहीं करते हो एंड वो काम एक्यूमुलेट होता है तो फिर वो एक हीप बन जाता है एंड वहां पर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। सीकिंग सपोर्ट, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट लो। अगर आपको ऐसा लगता है फैमिली की सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए या किसी काउंसलर की सपोर्ट चाहिए तो आप उसमें पीछे मत हटो, आप जो है वो सपोर्ट लो, आप उनसे गाइडेंस लो कि आप जो है ये स्ट्रेस से या कॉन्फ्लिक्ट से कैसे आप बाहर जा सकते हो। देन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखो एंड नींद पूरी करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सेटिंग बाउंड्रीज, तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए एंड आपको वो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। Finally, moving to module 4, that is contemporary societal challenges. So our first topic is urbanization. तो urbanization मतलब urban की तरफ move करना. Urbanization refers to the process by which an increasing proportion of population lives in cities and urban areas compared to rural areas. तो urban areas में ज़्यादा लोग रह रहे हैं as compared to rural areas. इसमें क्या होता है, लोग shift करते हैं from rural to urban, often due to factors such as industrialization, economic opportunities, better living standards and improved infrastructure in cities. तो ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं. Then there are few characteristics. First is population density. Population density का मतलब होता है कम जगह में ज्यादा लोग. तो अभी हमारी अर्बन सिटीज वो डेंसली पॉपुलेटेड हो रही है क्योंकि एरिया तो उतना ही है लेकिन जो कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर लैंड की उससे ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं. देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेंजेस इन लैंड यूज, पहले कैसे रो हाउसेज होते थे अभी फ्लैट सिस्टम है. देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, अगर लोग ज्यादा होंगे तो इन्वायरमेंट को भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. So these are few issues due to increasing urbanization, that is housing issues, health issues, sanitation problems. So you can go through all these points in detail. I just read it out. Housing issues, हाउस कम पड़ रहे हैं, रेंट ज्यादा हो रहे हैं, हाउसिंग कंडीशंस बेकार हो जा रही हैं, इनफॉर्मल हाउसिंग हो रही है, लोग जो है गैर कानूनी तरीके से भी लोग आजकल रहते हैं. जो बिल्डिंग पहले जितनी अच्छी कंस्ट्रक्ट होती थी अभी जो है उसका कंस्ट्रक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, वो उतनी मजबूत नहीं बन रही है. देन हेल्थ इश्यूज, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, हेल्थ केयर जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज हो रही है, मेंटल हेल्थ डिसीजेस या इश्यूज हो रहे हैं, वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पा रहे हैं. देन सैनिटेशन प्रॉब्लम भी हो रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई मिलती है. देन इनफॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल भी हो रहा है एंड प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. चेंजिंग लाइफस्टाइल, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं.
एंड ये कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कुछ वेज, कुछ तरीके हम देखते हैं किस तरीके से लाइफस्टाइल जो है वो कल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो अभी क्या है कि हम टीवी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड हमें जो कल्चर पसंद है हम वो कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप नेबरिंग स्टेट का कल्चर अडॉप्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कल्चर। तो अभी जो है कंज्यूमर के कल्चर में भी चेंज आया। अभी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स, हमारे कंट्री के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, फॉरेन के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जो भी खरीदना चाहें वो हम खरीद सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। हम ग्लोबली किसी से भी बात कर सकते हैं। हम इंडिया में रह करके फॉरेन में बात कर सकते हैं, वहां जाके यहाँ पे बात कर सकते हैं। देन कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आप देखो तो हाइब्रिड वे में सारे कल्चर फॉलो हो रहे हैं। हमें जब लगता है कि ट्रेडिशनल पहनना हम ट्रेडिशनल पहनते हैं, हमें जब लगता है वेस्टर्न पहनना हम वेस्टर्न पहनते हैं। देन चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। तो पहले लोग ज्यादा बिलीव करते थे कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, अभी लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली पर फोकस कर रहे हैं। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। माइग्रेशन, लोग जो है रूरल टू अर्बन माइग्रेट कर रहे हैं। इवन फ्रॉम अर्बन एरियाज ऑल्सो दे आर माइग्रेटिंग टू different countries. Then impact on traditional industries. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज मींस कैपिटल इंटेंसिव या नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड वो बहुत ज्यादा जो है सरवाइव नहीं कर पा रहे। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे। हमारे वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स वो चेंज हो रहे हैं। पहले लोग नमस्ते करते थे, पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे, अभी हाय हेलो का जमाना आ गया। देन कल्चरल एप्रोप्रिएशन एंड अडॉप्शन। हम जो है कोई भी कल्चर अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड उसके हिसाब से हम बिहेव करने लगते हैं। दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक, फार्मर्स सुसाइड। तो there are many reasons why do farmers they suicide. फर्स्ट इज इंडेटनेस। कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चुका नहीं पाते हैं एंड उनको ये इजी लगता है कि वो खुद की जान दे दे, कर्ज चुकाने से बेहतर उनको लगता है, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। देन हायर इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट ज्यादा है एंड आउटपुट पे जो वैल्यू मिल रही है वो कम है, इसके वजह से वो और कर्ज में डूबते जाते हैं बहुत बार एंड उनको और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता, वो सुसाइड कर लेते हैं। Then lower prices for output, crop failures. तो due to failure of rain at proper time क्या होता है, बहुत बार उनके क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, या फिर जो है बिन मौसम के भी अगर बारिश आ जाती है तो भी क्रॉप फेल हो जाते हैं। सिर्फ बारिश नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके क्रॉप फेल हो जाते हैं एंड उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता उनको। देन लैक ऑफ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स। रिलीफ पैकेजेस हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं बट बहुत बार जो है ये फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाते। The next topic is agrarian distress. It refers to difficult conditions faced by farmers and rural communities, particularly in developing countries, due to various economic, social, and environmental factors. This distress has significant implications for food security, rural economies, and well-being of farmer communities. तो एक तरीके से यहाँ पर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंडीशंस देख सकते हो, फार्मर्स जो है कितनी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं एंड ये जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है हमारी कंट्री को, हमारे फार्मर्स को, हमारी फूड सिक्योरिटी को, हमारे वेलबींग को, फार्मर्स के वेलबींग को। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस को भी कम करना चाहिए। एंड द लास्ट स्लाइड इज इंक्रीजिंग क्राइम्स और सुसाइड्स अमंग यूथ। तो ये यूथ में जो है आजकल क्राइम्स और सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं? दीज आर वेरियस रीजंस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड कंडीशंस, बुलिंग, साइबर बुलिंग, किसी को परेशान करना, पीयर प्रेशर, देन सोशल एक्सक्लूजन, लोग जो है लोनली फील कर रहे हैं, एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, अगर वो इससे एडिक्टेड हो जा रहे हैं। देन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, अगर फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देन वायलेंट मीडिया, सोशल मीडिया,
लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स, आजकल के बच्चे उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम है, वो जो है स्ट्रेस को या किसी भी चीज को, किसी भी एडवर्स सिचुएशन को कोप नहीं कर पाते, उनको टैकल नहीं कर पाते। एंड एजुकेशनल प्रेशर, कि एक जो है इस एज में, आपकी एज में एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट वो आप एज अ प्रेशर लेते हो, वो चीज आप कोप अप नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके रेमेडीज आपको सोचने चाहिए एंड ये देखना चाहिए किस तरीके से क्राइम्स और सुसाइड्स रेट हमारी कंट्री में हम कम कर सकते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 मॉड्यूल्स। You guys just do it, learn it, and give your exams properly. This is all for today. Have a good day. Bye, and all the best for your exam.